हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पास को नहीं देखा है तो प्लीज़ ऐसे सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में जब यांगवो लॉरेंस का कार्ड देख रही होती है तब यूफिंग उसके पास आकर यांगवो के बारे में पूछने लगता है और बोलता है क्या यांगवो का कभी ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर यांगवो पूछती है आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं, तो वो बोलता है कि मुझे बस बताओ कि कभी यांगवो ने ऐसा फील किया है। यहाँ पर यांगवो उसे बता देती है कि हाँ, यांगवो का एक बार ब्रेकअप हुआ है और वो थोड़ी सी इमोशनल टाइप की है। दूसरे ही पल हमें दिखाते हैं तो यूफिंग के ऑफिस पहुंची होती है यांगवो के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर। ये देखकर यूफिंग को गुस्सा आने लगता है तोतो के ऊपर। यूफिंग यहाँ पर तोतो से बोलता है अगर तुम्हारे पास खाली वक्त होता ही है तो तुम्हें नहीं लगता है यांगवो के साथ तुम्हें टाइम बिताना चाहिए। ये सब सुनकर तोतो को लगता है कि उसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बहाना बनाते हुए यहाँ से जाने की करती है। तोतो को यूफिंग का बात करने का तरीका आज बहुत अजीब लगा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग तोतो के पीछे पीछे आया होता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम यांगवो से सचमुच बहुत प्यार करती हो। यहाँ पर यूफिंग तोतो से ये भी बोल देता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें यांगवो से बेस्ट पार्टनर मिल जाए तो प्लीज यांगवो को जरूर से बता देना। यहाँ पर तोतो को गलतफहमी हो जाती है कि यूफिंग उसे डेट करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर तोतो यूफिंग को मना करते हुए बोलती है कुछ भी हो जाए मैं यांगवो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ना बोल के तोतो वहाँ से चली जाती है, जिसे पीछे से जाते यूफिंग भी देख रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं तोतो ने यांगवो को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाया होता है। यहाँ पर तोतो बताती है कि मुझे लगता है यूफिंग मेरे साथ डेट करना चाहता है, प्लीज तू उसको क्लियर कर दे कि हम दोनों कपल नहीं हैं। यांगवो तोतो से दोबारा कंफर्म करते हुए पूछती है क्या लॉयर यूफिंग ही तुम्हें डेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तोतो उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। यहाँ पर यांगवो तोतो से पूछती है क्या यूफिंग ने तुझे सामने से आकर बोला कि वो तुझे डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर तोतो बोलती है डायरेक्ट तो नहीं बोला मगर कुछ ऐसा ही बोला था। यहाँ पर यांगवो तोतो को मना करते हुए बोलती है आखिर कुछ भी हो जाए, जब तक मैं उस घर में नैनी का काम कर रही हूँ तब तक हम दोनों को कपल की तरह ही प्रिटेंड करना होगा। तब बोलते ही यांगवो वहाँ से जाने की करती है और तोतो उसे पीछे से देखती रह जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगवो इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सोच रही होती है। इन सारी बातों को सोचते हुए यांगवो को यूफिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, मगर बोलती है वो किसी से भी डेट करे, मुझे क्या। उतनी देर में ऊपर से बच्चे आ जाते हैं और वो यांगवो से पूछने लगते हैं अगर आपको पता ही था वो हमारी मॉम है तो आपने बताया क्यों नहीं। यहाँ पर यांगवो ने उन्हें आते वक्त बता दिया होता है कि वो तुम्हारी मॉम की फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ही थी। बच्चे यांगवो से पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं हमारी मॉम हमें लेने के लिए आई थी, अब इतने सालों बाद हमें लेने के लिए क्यों आई हैं। यांगवो यहाँ पर समझाते हुए उनको बोलती है कि पहले उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, इसलिए वो तुम लोगों की केयर नहीं कर पा रही थी। यांगवो बच्चों को और कुछ समझा ही पाती उससे पहले ही यूफिंग आ जाता है और बच्चों को जाने के लिए यांगवो बोल देती है वहाँ से। यूफिंग जब अंदर आ जाता है तो यांगवो यूफिंग से बोलती है मुझे लगता है अब मुझे भी चलना चाहिए। यहाँ पर यूफिंग उसे रोकते हुए बोलता है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। यूफिंग यांगवो की यहाँ पर बहुत ज़्यादा परवाह करने लगता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हम लोगों को छोड़ के चला जाता है, तब हमें लगता है कि हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। यांगवो को यहाँ पर यूफिंग की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। उसे लगता है यूफिंग को बच्चों को उसकी मॉम से मिलवाने की बात पता लग गई है, इसलिए यूफिंग ऐसी बात कर रहा है। यूफिंग यहाँ पर यांगवो से बोलता है कि तुम्हें कभी भी फ्यूचर में ऐसा लगे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और सामने वाला तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा है तो तुम मेरे से आकर बात कर सकती हो। बस इतना ही सुनने की देर थी कि यांगवो खड़ी हो जाती है और यूफिंग से माफ़ी मांगने लगती है।
पहले तो यूफिंग को समझ में नहीं आता है कि यांगू उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। यहाँ पर यांगू सबको सच सच बता देती है कि उसके मना करने के बावजूद वो बच्चों को लेकर उनकी मॉम से मिलवाने गई थी। यहाँ पर यूफिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यांगू से बोल देता है, तुम किस हक से बच्चों को उनकी मॉम से मिलवाने लेके गई थी। यांगो जवाब देते हुए बोलती है, आखिर बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें जब फ्यूचर में पता चलेगा कि उनकी मॉम मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी और उनके सामने थी और उन्होंने पहचान नहीं पाए तो वो तुम्हें ही ब्लेम करेगी। इसलिए मैंने सोचा कि उनको लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलवाना ज़रूरी है। यांगो यूफिंग को ये भी बताती है कि कैसे यूथिंग को रात में सपने आते हैं बहुत डरावने डरावने और उसकी केयर करने के लिए तुम यहाँ पर नहीं होते, हमेशा तुम काम में ही बिजी होते हो। यूफिंग यहाँ पर गुस्से में बोलता है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है, उन लोगों की केयर करने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर रखा है। यहाँ पर यांगो गुस्से में बोल देती है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ ना। तो यहाँ पर यूफिंग उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं रह सकते हो यहाँ पर हमेशा के लिए। इतना बोलते ही यूफिंग को यांगुओ के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ से यांगुओ को जाने के लिए बोल देता है। यांगुओ भी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। यांगुओ रास्ते में जाते जाते यही सोच रही होती है कि मैंने तो अच्छे ही इंटेंशन से बच्चों के लिए केयर करने के लिए बात की थी और उसने मेरी केयर को उल्टा ही ले लिया। क्या मेरे इंटेंशन इतने ख़राब थे? दूसरी तरफ यूफिंग भी यही सोच रहा होता है कि कैसे मैं यांगुओ को ऐसा बोल सकता हूँ कि वो हमेशा के लिए हम लोगों के साथ ही रहेगी। यूफिंग सोचता है कि कहीं मैं यांगुओ के लिए फील तो नहीं करने लगा हूँ। फिर बाद में बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसी लड़की को कैसे प्यार कर सकता हूँ जो कि लेस्बियन है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग के पास हुई फैंग की कॉल आई होती है और वो थोड़ी देर एक दूसरे से उनका हाल चाल पूछने के बाद हुई फैंग बताती है कि मैं अगले हफ्ते ताइवान आ रही हूँ। हुई फैंग यहाँ पर यूफिंग से मिलने की बात करती है और बोलती है क्या हम लोग कॉफ़ी पे चल सकते हैं। यूफिंग उसे मना करते हुए बोलता है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलने नहीं आ पाऊँगा। हुई फैंग यूफिंग से क्लियर करते हुए पूछती है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, क्या हम लोग दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। यहाँ पर यूफिंग उसे क्लियर करते हुए बोलता है कि हम लोग हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। यूफिंग यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि हम दोनों का 7 इयर्स का रिश्ता है, फिर भी मैंने उसको ऐसे जवाब दे दिया, क्या अब मैं किसी और के लिए सोचने लगा हूँ। अगले सीन में हमें केजोंग को दिखाते हैं जिसके पास यांगुओ पहुंची होती है। इस बार यांगुओ बोलती है, मुझे पता है इस बार मेरी गलती है। एक नैनी होते हुए मुझे बच्चों के लिए इतना करने का हक नहीं था, मगर फिर भी यूफिंग को समझना चाहिए था कि मेरी इंटेंशन क्या थी। यहाँ पर यांगुओ केजोंग को बोलती है कि मुझे लगता है मुझे यूफिंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। केजोंग यहाँ पर यूफिंग के बारे में भी बताता है और उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी यांगुओ को बताता है। केजोंग यहाँ पर यांगुओ को बताता है कि क्यों यूफिंग इतना उखड़ा उखड़ा बिहेव करता है। बचपन में ही उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। अगले सीन में हमें यूफिंग को दिखाते हैं जो कि खोया खोया सा होता है। उसे भी रिग्रेट हो रहा होता है कि क्यों उसने कल रात यांगुओ के ऊपर चिल्ला दिया था। ऐसे ही केजोंग रियलाइज़ करता है कि गेट पे यांगुओ आई हुई है, वैसे ही वो डिनर टेबल पे जाकर बैठ जाता है और अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ पर यांगुओ उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगती है। यांगुओ यहाँ पर बोलती है कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था जो तुम समझे थे, मैं तो बच्चों का भला ही चाहती थी। आखिर बच्चों को भी उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यांगुओ यहाँ पर केजोंग को बताती है कि बचपन में ही उसके फादर उन दोनों को छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर केजोंग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें अपने फादर के ऊपर अभी भी गुस्सा है। तो यहाँ पर यांगुओ यहाँ पर केजोंग को बोलती है कि मुझे अपने फादर के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे फादर आ जाएं और हम लोग फिर से साथ में फैमिली की तरह रहें। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग बच्चों की मॉम को अपने पास बुलाकर उन्हें बोलता है कि मैं आपको महीने में 2 बार अपने बच्चों से मिलने के लिए परमिशन ग्रांट करता हूँ।
अगले सीन में यांगुओ बच्चों को लेकर उनकी मॉम से मिलवाने पहुंचे होते हैं। ये सब मॉल पहुंचे होते हैं और वहां पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। पहले तो बच्ची बिल्कुल भी अच्छे से अपनी मॉम से बात नहीं कर रही होती है और सिर्फ यांगुओ के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही होती है मॉल के अंदर। लास्ट में जब इन लोगों की शॉपिंग हो जाती है तब यूफिंग का कॉल आता है यांगुओ के पास और उन लोगों को लेने के लिए वो मॉल के बाहर पहुंचा होता है। जैसे ही यांगुओ के पास कॉल आता है वैसे ही मॉम उन बच्चों को बोलती है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूँगी। जाते देख अपनी मॉम को बड़ी बच्ची इमोशनल हो जाती है और वो उनके पीछे पीछे भागने लगती है। जैसे ही मॉम बाहर आती हैं वैसे ही यूफिंग को देखती हैं कि गाड़ी में वो अपने बच्चों को लेने आया होता है। यहाँ पर मॉम करते हुए पीछे से लड़की भी आ जाती है और जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही होती हैं वैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और बच्चे अपनी मॉम को अपने से दूर जाते हुए देख बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। यूफिंग भी बच्चों का रोना देख रहा होता है। वो डॉक्टर को रोकते हुए बोलता है, मुझे इनकी मॉम से कुछ बात करनी है। यहाँ पर यूफिंग उनको बोलता है कि आपको सही होना ही होगा क्योंकि आपको अपने बच्चों की देखरेख जो करनी है। आप जल्दी से सही होके आ जाइए, मैं आपके बच्चों की कस्टडी आपको ज़रूर से दे दूँगा। इतना ही सुनने की देर थी, पीछे से यांगुओ भी अच्छा फील करने लगती है। हमें फिर कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे अपना सामान पैक कर रहे होते हैं अपनी मॉम के साथ जाने के लिए। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यांगुओ से बोलते हैं, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। यांगुओ भी बोलती है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बच्ची यहाँ पर यांगुओ को सजेस्ट करती है कि क्यों ना आप हमारी चाची बन जाएं, सो डैट जब भी हम लोग चाचू के घर आएँ तो आपको भी साथ में देख लिया करेंगे चाचू के साथ। यांगुओ यहाँ पर शर्माते हुए बोलती है, तुम लोग कुछ भी सोचते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यांगुओ को चुप कराते हुए बच्चे बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, आखिर चाचू भी आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों की यांगुओ के साथ ये हंसी मजाक चल ही रहा होता है। उतनी देर में छोटा वाला बच्चा बोलता है, अगर आप बोलोगी तो मैं चाचू से आपके लिए बात करूंगा। बस इतना ही सुनने की देर थी, यांगुओ बच्चे पे गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम लोग कुछ भी सोचते हो। बच्चों और यांगुओ की बातें सब बाहर खड़ा हुआ यूफिंग भी सुन रहा होता है। यहाँ पर छोटा वाला बच्चा बोलता है, मैं तो चला चाचू को बताने कि आप यांगुओ दीदी से शादी कर लीजिए, सो डैट वो हमारी चाची बन जाए। बच्चा यूफिंग को ये सारी बातें बताने के लिए भाग लेता है। वहीं पीछे पीछे उसके यांगुओ भी भाग रही होती है। एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ यूफिंग भी ये सब सुन रहा होता है तो वो भी दबे पांव भागने की कोशिश करता है। यांगुओ यहाँ पर बच्चे को रोक लेती है। ये सब पीछे से यूफिंग भी सुन रहा होता है कि कैसे यांगुओ बच्चों को समझा रही है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। बच्ची फिर से यांगुओ से पूछती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो बाहर खड़ा हुआ यूफिंग भी मुस्कुरा रहा होता है बच्चों की इन हरकतों पर। बच्चे यहाँ पर यांगुओ की कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं तो यहाँ पर यांगुओ गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो। यांगुओ इतना बोलते ही रूम के बाहर आ जाती है और देखती है यूफिंग भी वहीं पर खड़ा हुआ है। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग को बहाना बनाते हुए बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और उल्टी जगह जाने लगती है जहाँ पर वॉशरूम का डायरेक्शन भी नहीं होता है। यूफिंग उसे सही रास्ता दिखाते हुए बोलता है, वॉशरूम उस तरफ नहीं, वॉशरूम उस तरफ है। इसी मोड पे हमारी इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। आगे के पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दें। थैंक यू।